हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ये लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सब टर्म 10 मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 9। और आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो हर एक मैकेनिकल ट्रेड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम पूरी जान के डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी तरह के रेगुलर क्लास हम आपको डीआरडीओ के एग्जाम होने तक करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, टूल मेकर्स बटन आर यूज्ड फॉर। टूल मेकर्स बटन का उपयोग कहां पर किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है अलाइंग द वर्कपीस फॉर द बोरिंग टू अ गिवन डेटम। दूसरा ऑप्शन है सेटिंग द टूल एट करेक्ट सेंटर हाइट। तीसरा ऑप्शन है एडजस्ट द स्लैकनेस इन द गाइडवेज ऑफ क्रॉस स्लाइड। और चौथा ऑप्शन है होल्डिंग द वर्कपीस फ्रेमली। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टूल मेकर बटन का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो टूल मेकर बटन का उपयोग कहां पर किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाइन द वर्कपीस फॉर द बोरिंग टू अ गिवन डेटम। मतलब दिए गए डेटम के लिए बोरिंग के लिए वर्कपीस को सेटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अ फेस प्लेट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक चक। मतलब फेस प्लेट और मैग्नेटिक चक एक जैसे ही होते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है फॉर एक्यूरेट सेटिंग ऑफ द जॉब ऑन द फेस प्लेट डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज। मतलब फेस प्लेट के ऊपर अगर हमें एक्यूरेट जॉब को सेटिंग करना है तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है टू चेक द बैलेंस ऑफ द फेस प्लेट वर्क स्पिंडल ड्राइव शुड बी डिस्कनेक्टेड। और चौथा ऑप्शन है वी ब्लॉक इज इसेंशियल फॉर द होल्डिंग राउंड जॉब ऑन फेस प्लेट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेस प्लेट इज सिमिलर टू मैग्नेटिक चक। मतलब फेस प्लेट और मैग्नेटिक चक एक ही समान होते हैं। यह जो कथन है यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैचिंग द थ्रेड कंज्यूम्स मोर टाइम व्हेन कटिंग ओल्ड पिच थ्रेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड को कैच करने की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि विषम पिच थ्रेड को काटते समय अधिक समय लेती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूजिंग थ्रेड चेसिंग डायल। दूसरा ऑप्शन है रिवर्सिंग द मशीन। तीसरा ऑप्शन है मार्किंग द वर्क होल्डिंग डिवाइस एंड लीड स्क्रू। और चौथा ऑप्शन है प्री डिटरमाइंड ट्रेवल ऑफ द कैरेज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड को कैच करने की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विषम पिच थ्रेड को काटते समय अधिक समय लेती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्किंग द वर्क होल्डिंग डिवाइस एंड लीड स्क्रू। मतलब वर्क होल्डिंग डिवाइस और लीड स्क्रू को मार्किंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रब टर्निंग अ वर्कपीस विद अ कार्बाइड टूल लॉन्ग कर्ली चिप्स आर फॉर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट वे टू गेटिंग रीड ऑफ दिस काइंड ऑफ चिप्स। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बाइड टूल के साथ वर्कपीस को रब टर्निंग करते समय जो घुंघराले चिप्स निकलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रकार के चिप्स से छुटकारा पाने का सही तरीका है। मतलब जो अगर कास्ट आयरन की हम अगर मान लीजिए कि हम टर्निंग कर रहे हैं या फिर कौन से भी जो रब टर्निंग करते समय अगर घुंघराले चिप्स निकलते हैं तो ये इस तरह के चिप्स नहीं निकलना चाहिए। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टॉप द पावर फीड एट इंटरवल सो दैट द चिप ब्रेकर। दूसरा ऑप्शन है चेंज द रेक एंगल। तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइड चिप ब्रेकर ऑन द टूल। और चौथा ऑप्शन है यूज मेटल हुक एंड पुल अवे द चिप्स। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कार्बाइड टूल के साथ वर्कपीस की रब टर्निंग करते समय जो घुंघराले चिप्स निकलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रकार के चिप्स से छुटकारा पाने का सही तरीका है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड चिप ब्रेकर ऑन द टूल। मतलब टूल के ऊपर जब हम चिप ब्रेकर लगाते हैं तो लंबे आकार की घुंघराले चिप्स या फिर लंबे आकार के चिप्स नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the fingers of fixed steady rest are set to support a lengthy workpiece held in forja chuck. The fingers are adjusted and set when the workpiece is। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोर्जा चक में जब हम कोई भी लंबे आकार के जॉब को टर्न या फिर कोई भी ऑपरेशन करते समय फिक्स स्टेडी रेस्ट की सहायता से सपोर्ट देते हैं, तो वर्कपीस पर होने वाले फिंगर समायोजित किस तरह से वर्कपीस की जॉब की सेटिंग करते समय उसके जो पैड होते हैं
स्टडी रेस्ट के जो फिंगर होते हैं उसकी सेटिंग किस तरह से किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रू एट द चक एट एंड द वर्क इज स्टेशनरी। दूसरा ऑप्शन है ट्रू एट द टेलेस्टॉक एंड व्हेन द वर्क इज रनिंग एट स्लो आरपीएम। तीसरा ऑप्शन है टर्न ट्रू एट बोथ एड एंड वर्क इज स्टेशनरी। और चौथा ऑप्शन है ट्रू एट बोथ एंड व्हेन द वर्क इज रनिंग एट स्लो आरपीएम। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि फिक्स स्टडी रेस्ट जब से कोई भी लंबे आकार की जॉब होते है उसे सपोर्ट देने के लिए फिक्स स्टडी रेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो फिक्स स्टडी रेस्ट का जब हम उपयोग करते हैं उसका जो फिंगर है उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रू एट बोथ एंड वर्क ट्रू एट बोथ एंड एंड वर्क इज स्टेशनरी, मतलब दोनों सिरों पर सही है और कार्य स्थिर ही है, चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन फेसिंग इज डन बाय फीडिंग द टूल, मतलब अगर हमें फिनिशिंग के साथ फेसिंग करना है तो कटिंग टूल को किस तरह से मूव किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी ऑफ द जॉब, मतलब सेंटर से रिटर्न लेकर। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर ऑफ द जॉब, मतलब जॉब के एंड से सेंटर तक लेके, या फिर तीसरा ऑप्शन है ए और बी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हमें फेसिंग करते समय हमें अगर फिनिशिंग के साथ फेसिंग करना है तो कटिंग टूल की फीड किस तरह से दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी ऑफ द जॉब, मतलब जॉब सेंटर से जॉब की परिधि तक, मतलब फेसिंग करते समय पहले सबसे पहले हमें सेंटर में कटिंग टूल को टच करना है, उसके बाद उसे रिटर्न लाना है पूरे डायमीटर में। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर्स ऑफ द वर्कपीस शुड बी टर्न बिफोर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड। कौन से, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्कपीस के निम्नलिखित में से कौन सा डायमीटर को एक्सटर्नल थ्रेडिंग करने से पहले टर्न किया जाता है। मान लीजिए कि अगर हमें एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना है कोई जॉब के ऊपर, तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग करते समय सबसे पहले कौन से डायमीटर का टर्निंग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है पिच डायमीटर, चौथा ऑप्शन है हेड डायमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सटर्नल थ्रेडिंग करते समय सबसे पहले कौन से डायमीटर को टर्न किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन मेजरमेंट बिटवीन द मशीन एंड अनमशीन डायमीटर इज इक्वल टू, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मशीन और अनमशीन डायमीटर के बीच के जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे या फिर किस तरह से निकाला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ ऑफ कट, दूसरा ऑप्शन है 1/2 डेप्थ ऑफ कट, तीसरा ऑप्शन है 1/2 इंटू डेप्थ ऑफ कट, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मशीनिंग कोई भी जॉब के ऊपर मशीनिंग करने से पहले और मशीनिंग करने के बाद जो डायमीटर होता है उसे किस तरह से दर्शाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 इंटू डेप्थ ऑफ कट, मतलब जब हम मशीनिंग करते हैं या फिर मशीनिंग होने के बाद और मशीनिंग करने के पहले उसको अगर हमें जैसे दर्शाना है तो हमारा क्या होता है डेप्थ ऑफ कट। और 2 क्यों लगाए, क्योंकि जब हम डेप्थ ऑफ कट एक साइड से देते हैं लेकिन कटिंग गोल गोल होता है, इसलिए 2 दोनों तरफ से कटिंग होता है, इसलिए सामने में 2 लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगुलर वर्कपीस इज टू बी फेस्ड इज शुड बी माउंटेड, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एंगुलर जॉब की अगर हमें फेसिंग करना है तो जॉब को कहाँ पर फिट किया जाता है, कहाँ पर होल्ड करके फेसिंग करना होता है एंगुलर जॉब को। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इन अ थ्री-जॉ चक, मतलब थ्री-जॉ चक में, दूसरा कॉलेट चक में, तीसरा बिटवीन सेंटर में, और चौथा ऑप्शन है फेस प्लेट पर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर कोई भी एंगुलर जॉब है इसकी अगर हमें फेसिंग करना है तो जॉब को कहाँ पर फिट किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑन अ फेस प्लेट, मतलब फेस प्लेट के ऊपर लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोल्डर इज यूज्ड ऑन कंपोनेंट टू बी थ्रेडेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शोल्डर का उपयोग थ्रेडेड होने वाले घटकों पर किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्वायर शोल्डर, दूसरा ऑप्शन है रेडियस शोल्डर, तीसरा ऑप्शन है अंडरकट शोल्डर, चौथा ऑप्शन है विबल शोल्डर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शोल्डर का उपयोग थ्रेडेड होने वाले घटकों पर किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडरकट शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और सेटिंग अप टूल फॉर थ्रेडिंग, इट इज अलाइन विद द वर्क बाय यूजिंग। मतलब थ्रेडिंग करते समय कटिंग टूल के अगर सेटिंग करना है या फिर अलाइनमेंट करना है तो किसके सहायता से किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है सेंटर गेज, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है टेम्पलेट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेडिंग करते समय कटिंग टूल को अगर हमें सेटिंग करना है कटिंग टूल की या फिर कटिंग टूल का अलाइनमेंट करना है तो किसके सहायता से किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंटर गेज। और थ्रेडिंग का भी वीडियो मेरे चैनल पर अलग से है जहां पर आप देख सकते हैं कि थ्रेडिंग किस तरह से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताया गया है। पिच किस तरह से निकाला जाता है, गियर की सेटिंग किस तरह से किया जाता है, पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जो लेथ मशीन के ऊपर थ्रेडिंग किस तरह से किया जाता है इसका एक अलग से वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग टर्निंग आफ्टर गिविंग ऑन डेप्थ ऑफ कट द डायमीटर इज reduced इक्वल टू डबल द डेप्थ। दूसरा ऑप्शन है कार्बाइड टिप टूल कैन बी विथस्टैंड शॉक लोड। तीसरा ऑप्शन है व्हेन टर्निंग बिगर डायमीटर जॉब द आरपीएम इज प्रोपोर्शनली इंक्रीज्ड। और चौथा ऑप्शन है व्हेन टर्निंग स्मॉलर डायमीटर जॉब द आरपीएम इज प्रोफेशनली डिक्रीज। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्यूरिंग टर्निंग आफ्टर गिविंग ऑन डेप्थ ऑफ कट द डायमीटर इज reduced इक्वल टू डबल डेप्थ ऑफ कट। मतलब टर्निंग करते समय जब हम एक डेप्थ ऑफ कट देते हैं तो उस कट का होने के बाद तो उसका डायमीटर उसका डेप्थ ऑफ कट जो जितना भी देते हैं उसका डबल माइनस हो जाता है, यही कथन सही है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्क एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्सिस एंड टूल इज मेड टू मूव पैरेलल टू द वर्क एक्सिस। दूसरा ऑप्शन है वर्क एक्सिस इज पैरेलल टू द लेथ एक्सिस एंड द टूल इज मेड टू मूव एट एन एंगल टू द वर्क एक्सिस। तीसरा ऑप्शन है वर्क एक्सिस इज आउट ऑफ अलाइनमेंट विद द लेथ एक्सिस एंड द टूल इज मेड टू मूव एट द एंगल ऑफ द वर्क पीस। और चौथा ऑप्शन है वर्क एक्सिस इज out of the alignment with the lathe axis and the tool is made to move at the angle parallel to the lathe axis। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्क एक्सिस इज पैरेलल टू लेथ एक्सिस एंड द टूल इज मेड टू मूव एट द एंगल ऑफ द वर्क एक्सिस। मतलब वर्क एक्सिस लेथ एक्सिस के समांतर होता है और टूल को वर्क एक्सिस पर एक कोण पर ले जाने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट डन ऑन अ वर्क पीस हेल्ड इन बिटवीन सेंटर। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन बिटवीन सेंटर के बीच रखकर नहीं किया जा सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है नर्लिंग, दूसरा ऑप्शन है अंडर कटिंग बाय पुलंगी, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड कटिंग, चौथा ऑप्शन है पार्टिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बिटवीन सेंटर के अंदर हम निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं दो सेंटर के बीच में, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्टिंग ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनयूजुअल साउंड इज हेयर ड्यूरिंग रफ बोरिंग अ लार्ज डायमीटर होल, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द केस फॉर डिफेक्ट। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि बड़े व्यास के होल में रफ बोरिंग के दौरान असामान्य ध्वनि सुनाई देती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस दोष का कारण होता है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कोई होल के ऊपर बड़े आकार के होल में जब हम बोरिंग करते हैं रफ बोरिंग तो उसमें से कुछ आवाज आती है, तो इस आवाज का क्या कारण है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बोरिंग टूल स्प्रिंग इट्स ट्रैवल, मतलब बोरिंग टूल उछलते हुए चल रहा है। मतलब जैसे हम बोरिंग करते हैं तो बोरिंग करते समय जो बोरिंग टूल ऑटो फीड में या फिर मैनुअली फीड में देते हैं तो वो उछलते हुए मतलब स्प्रिंग के जैसा वो उछलते हुए ट्रैवल कर रहा है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कूलेंट इज नॉट अप्लाइड विथ फोर्स, मतलब कूलेंट जितने
मात्रा में चाहिए उतने मात्रा में नहीं मिल रहा है। या फिर तीसरा ऑप्शन है टूल सेट बिलो सेंटर, मतलब टूल की सेंटर हाइट सेंटर से नीचे है। या फिर चौथा ऑप्शन है नो सेकेंडरी क्लियरेंस ग्राउंड ऑन द फ्रंट कटिंग एज, मतलब कटिंग टूल में फ्रंट क्लियरेंस एंगल दिया गया नहीं है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई बड़े आकार के होल की अगर हमें बोरिंग करना है तो बोरिंग करते समय कुछ आवाज हमें सुनाई देती है जब बोरिंग करते समय, तो इस आवाज का क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है बोरिंग टूल ब्रिंग इट्स ट्रैवल, मतलब बोरिंग टूल इसकी यात्रा को बढ़ाता है। मतलब जो बोरिंग टूल हमारा है स्प्रिंग इट्स ट्रैवल, मतलब बोरिंग टूल ट्रैवलिंग करते समय स्प्रिंग की तरह उछलते हुए ट्रैवलिंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप ब्रेकर आर मींट टू break continuous long chips. Which one of the following types of chip breaker is found on a throwaway insert type holder? जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि चिप ब्रेकर का उपयोग किस लिए किया जाता है लॉन्ग चिप्स को तोड़ने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रो अवे इंसर्ट टाइप होल्डर में कौन से चिप ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो इसके लिए पहला ऑप्शन है पीस ऑफ शीट मेटल क्लैम्प टू द होल्डर इन द पैथ ऑफ द कॉइल। दूसरा ऑप्शन है अ स्टेप इज ग्राउंड ऑन द थ्रो अवे इंसर्टेड अलोंग द कटिंग एज। तीसरा ऑप्शन है अ स्मॉल ग्रू ग्राउंड एट द कटिंग एज। और चौथा ऑप्शन है अ कार्बाइड बीट इज स्क्रू एट हेल्ड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द बीट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि चिप ब्रेकर लगातार लंबे चिप्स को तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिप ब्रेकर थ्रो अवे इंसर्ट विथ होल्डर पर लगाया जा सकता है, मतलब लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अ कार्बाइड बीट इट स्क्रू एट द होल्ड ऑन द टॉप फेस ऑफ द बीट, मतलब एक कार्बाइड बीट को खराब कर दिया जाता है और बीट के शीर्ष चेहरे पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a carbide tipped tool with blue marking is used on a lathe. Which one of the following material can be machined with this tool? जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लेथ मशीन पर ब्लू मार्किंग के साथ कार्बाइड टिप का उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस मटेरियल को इस कटिंग टूल से मशीनीकृत किया जा सकता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रॉस, दूसरा स्टील, तीसरा प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक लेथ मशीन पर ब्लू मार्किंग के साथ कार्बाइड टिप टूल का उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस मटेरियल को इस कटिंग टूल से मशीनीकृत किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिमेंडेबल मेजर टू प्रिवेंट द टूल कटिंग एज चिप्ड ऑफ। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टूल कटिंग एज चिपिंग को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज फीड रेट, दूसरा रेड्यूस कटिंग स्पीड, तीसरा डिक्रीज नोज रेडियस और चौथा ऑप्शन है यूज नेगेटिव टॉप रेक एंगल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा टूल कटिंग एज चिपिंग को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूज नेगेटिव टॉप रेक एंगल, मतलब नेगेटिव टॉप रेक एंगल का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following diameters of the workpiece should be turned before cutting external thread? अगर जो क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हमें एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना है तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले कौन से डायमीटर का टर्न किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। उसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है पिच डायमीटर, चौथा ऑप्शन है हेड डायमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हमें मान लीजिए कोई जॉब कीपर एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना है तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग करने से पहले कौन से डायमीटर को टर्न किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेजर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेट्रिक सेल्फ रिलीजिंग टेपर इज स्पेसिफाइड एज ISO 80, द नंबर इंडिकेटेड दैट। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मेट्रिक सेल्फ रिलीजिंग टेपर ISO 80 के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, तो ये जो इसमें 80 दर्शाया गया है इसका मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ द टेपर इज 80 mm, मतलब टेपर की लंबाई 80 mm। या फिर दूसरा ऑप्शन है बड़ा टेपर का बड़ा डायमीटर 80 mm, तीसरा ऑप्शन है टेपर का छोटा डायमीटर 80 mm और चौथा ऑप्शन है डायमीटर अप टू विच ऑफ द मैचिंग पार्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एक मेट्रिक सेल्फ रिलीजिंग टेपर है जिसके स्पेसिफाइड ISO 80 है, तो इसका जो इसमें जो नंबर बताया गया है 80, तो 80 का मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिग डायमीटर ऑफ टेपर इज 80 मिलीमीटर, मतलब टेपर का बड़ा डायमीटर 80 मिलीमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द काउंटर सिंकिंग पोर्शन ऑफ अ सेंटर ड्रिल ऑफ टाइप बी यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंटर होल इज। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंटर होल की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले टाइप बी के एक सेंटर ड्रिल के काउंटर सिंकिंग हिस्से का इंक्लूडेड एंगल क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 75 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 100 डिग्री, चौथा 120 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेंटर होल की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले टाइप बी के एक सेंटर ड्रिल के काउंटर सिंकिंग का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सुटेबल टू गेट अ बेटर फिनिश बाय टर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन टर्निंग बेहतर फिनिश प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। मतलब अगर हमें अच्छी फिनिशिंग चाहिए टर्निंग करते समय तो उस समय निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन उपयुक्त है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज द स्पीड एंड फीड, मतलब फीड और स्पीड बढ़ाकर। दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस द स्पीड एंड फीड, मतलब स्पीड और फीड कम करके। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द स्पीड एंड रेड्यूस द फीड, मतलब स्पीड बढ़ाकर और फीड कम करके। और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज द फीड एंड रेड्यूस द स्पीड, मतलब फीड बढ़ाकर और स्पीड कम करके। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई भी जॉब के ऊपर अगर हमें फिनिशिंग लाना है तो उस समय क्या किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द स्पीड एंड रेड्यूस द फीड, मतलब मशीन की स्पीड बढ़ाकर और फीड रेट कम कर देना है, जिससे हमारे मशीन जॉब के ऊपर फिनिशिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल यूजिंग द फॉर्म टूल मेथड ऑफ टेपर टर्निंग की फॉर्म टूल विधि द्वारा उपयोग करते समय क्या करना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैरेज इज टू बी लॉक, मतलब कैरेज को लॉक करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट इज टू बी लॉक, कंपाउंड रेस्ट को लॉक करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है टॉप स्लाइड को लॉक करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है टेलस्टॉक को लॉक करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉर्म टूल विधि द्वारा अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो उस समय क्या करना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैरेज इज टू बी लॉक, मतलब कैरेज को लॉक करके फिर फॉर्म टूल विधि द्वारा टेपर टर्निंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चिप्स इज फाउंड वाइल टर्निंग कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय निम्न में से किस प्रकार की चिप्स निकलती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लॉन्ग कर्ली चिप्स, दूसरा सेगमेंटल चिप्स, तीसरा आई शेप चिप और चौथा ऑप्शन है स्पायरल चिप। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिप्स निकलता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेगमेंटल चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस स्लाइड इन अ लेथ मूव, लेथ मशीन पर क्रॉस स्लाइड किस तरह से मूव करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस रोटेशन के साथ पैरेलल मूव करता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है एट एनी एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस के रोटेशन के साथ कोई भी एंगल में मूव करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर चलता है। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और बी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन में क्रॉस स्लाइड किस तरह से मूव करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन की धुरी के लंबवत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल कटिंग इंटरनल थ्रेड ऑन लेथ विथ सिंगल पॉइंट टूल द स्पिंडल स्पीड शुड बी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ मशीन पर इंटरनल थ्रेडिंग हमें सिंगल पॉइंट कटिंग के टूल की सहायता से इंटरनल थ्रेडिंग करना है, तो उसमें स्पिंडल की स्पीड कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लेस देन दैट फॉर द प्लेन टर्निंग ऑपरेशन, मतलब प्लेन टर्निंग ऑपरेशन से कम होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है मोर देन दैट फॉर द प्लेन टर्निंग ऑपरेशन, मतलब प्लेन टर्निंग ऑपरेशन के समय जो हम स्पीड रखते हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है प्लेन टर्निंग के ऑपरेशन समय हम जो भी स्पीड रखते हैं उससे बराबर होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंगल पॉइंट टूल के सहायता से हमें लेथ मशीन पर इंटरनल थ्रेडिंग कट करना है, तो उस समय मशीन की स्पिंडल की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेस देन दैट फॉर द प्लेन टर्निंग ऑपरेशन, प्लेन टर्निंग ऑपरेशन के लिए जो भी हम स्पीड रखते हैं उससे कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when taper turning by using taper turning attachment the taper turning attachment is fastened to the, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि
वेन टेपर टर्निंग मतलब हमें टेपर टर्निंग करना है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से, तो उस समय टेपर टर्निंग अटैचमेंट को कहाँ पर फिट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बेड, दूसरा ऑप्शन है कैरेज, तीसरा ऑप्शन है टेलेस्टॉक, चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें टेपर टर्निंग करना है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से, तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट को लेथ मशीन के किस पार्ट के साथ क्लैम्प किया जाता है, फास्टन किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spindle sleeve is to be assembled to the spindle nose to perform specific operation on lathe. These sleeves have, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि एक लेथ मशीन पर विशिष्ट संचालन करने के लिए एक स्पिंडल स्लीव को स्पिंडल नोच पर इकट्ठा किया जाना है, तो इन स्लीव में किस प्रकार का टेपर होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोर्स टेपर, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल मोर्स टेपर होते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल जर्नो टेपर एंड इंटरनल मोर्स टेपर, मतलब बाहर एक्सटर्नल जर्नो टेपर और अंदर में मोर्स टेपर होते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल मोर्स टेपर इंटरनल जर्नो टेपर, मतलब एक्स्ट्रा बाहर में मोर्स टेपर होते हैं इंटर और अंदर में जर्नो टेपर होते हैं, और फिर चौथा ऑप्शन है एक्सटर्नल एंड इंटरनल जर्नो टेपर, मतलब बाहर और अंदर दोनों तरफ जर्नो टेपर होते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक लेथ मशीन पर विशिष्ट संचालन करने के लिए एक स्पिंडल स्लीव को स्पिंडल नोच पर इकट्ठा किया जाना होता है, तो इन स्लीव में कौन से प्रकार के टेपर होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोर्स टेपर, मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ मोर्स टेपर कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कटिंग एक्मे थ्रेड द थ्रेडिंग टूल शुड बी ग्राउंड ऑन इंक्लूडेड एंगल ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें एक्मे थ्रेड तैयार करना है, तो उस समय एक्मे थ्रेड की थ्रेडिंग करते समय कटिंग टूल का एंगल कितना होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 58 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 29 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 47 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्मे थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल का इंक्लूडेड एंगल कितना ग्राउंड किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 डिग्री, क्योंकि एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेपर रेशियो ऑफ जर्नो टेपर का टेपर रेशियो कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1:10, दूसरा ऑप्शन है 1:15, तीसरा ऑप्शन है 1:20 और चौथा ऑप्शन है 1:25। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जर्नो टेपर का टेपर रेशियो कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1:20। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सप्टम 10 मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी मॉक टेस्ट, तो इसमें हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, और इसकी PDF भी आपको लिंक के तौर पर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।